दे दिया गया? रिजल्ट नहीं दिया गया है? किसी किसी का नहीं है। किसका किसका नहीं है रिजल्ट में नाम हो? इतना लोग का नहीं है। चलिए हल्ला नहीं कीजिए। हो सकता है कि जो है आपका ओएमआर शीट जिसके हाथ में गया होगा वो चेक किया नहीं होगा, वो चेक नहीं किया होगा, ये हो सकता है। दूसरा चीज ये हो सकता है कि जो है बहुत लड़का क्या करता है कि ओएमआर चेक करके नीचे गिरा देता है। 4 को 5 को हम चुन करके लेकर के गए थे। तो अब आपको भी कोऑपरेट करना जरूरी होता है। नीतीश कुमार शराबबंदी कानून लागू कर दिया है तो क्या बिहार में शराब नहीं बिकता है? बिकबे करता है। लेकिन अगर बिहार के लोग सतर्क हो जाएंगे तब थोड़े बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो वही बात यहां पर भी है कि सब लोग ईमानदार होइए, सब लोग सही रूप में काम कीजिए। तो आप लोग का ओएमआर ही मेरे पास नहीं आया होगा। अगर मेरे पास आता तो हम निश्चित तौर पे लिखवाते, समझिएगा। और सबका लिखवाए हैं ना, तो ऐसा थोड़े कि हमको आपसे दुश्मनी है, इनसे दुश्मनी है, या उनसे दुश्मनी है, इनसे दुश्मनी है। हमको किसी से दुश्मनी थोड़े है। तो आप ही लोग का जो सहपाठी है वो लोग बदमाशी किया है, इसी वजह से आपका नाम नहीं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऐसा काम नहीं करें। अगर आप आज किसी के साथ अन्याय करते हैं तो कल आपके साथ भी अन्याय हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है। तो ऐसा काम नहीं करें। टेस्ट जब प्रॉपर वे में होता है तो आप प्रॉपर वे में हर काम कीजिए। गलत धंधा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के विषय में। किसके विषय में पढ़ रहे थे? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है कौन अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे थे? अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 को थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, और अनुच्छेद 55 को आगे थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सूचना दे देते हैं, सब लोग शांति बनाए रखिए। मेरा गला पूरी तरीका से खराब है, तबीयत खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपका क्लास बंद नहीं कर रहे हैं। तो पूरा शांति बना करके रखिए, नहीं तो उतना अभी गला में ताकत नहीं है कि हम जोर से बोल पाए। तो एकदम पूरा शांत होइए, शांत रहिए और सुनिए, गौर से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो अब देखिएगा, हम आपको अनुच्छेद 55 बता रहे थे। अनुच्छेद 55 जहां तक बताए थे वहां से आगे बताते हैं हम आपको, लेकिन उससे पहले 2-4-5 प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। जो 2-4-5 प्रश्न पूछते हैं आप उसका जवाब दीजिए। बताइएगा आप हमको, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कितने माह के भीतर नए? 6 माह। बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाला महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए अगली बात, अगला क्वेश्चन आप हमको बताइएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, ऑनलाइन देखते रहिएगा। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब इसके बाद, अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उस चुनाव के संदर्भ में हम चीजों को समझे कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जवाब एक लाइन में देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो आप क्या कहिएगा? निर्वाचित एमपी और एमएलए, निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेता है। और एमपी और एमएलए के मत का मूल्य एक समान होता है या अलग अलग? किसका अधिक होता है? किसका? एमपी और एमएलए में पूछ रहे हैं। एमपी और एमएलए में किसके मत का मूल्य अधिक हो? एमपी। किसके? एमपी। क्योंकि एमपी
अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, एमएलए कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिएगा कि राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य एक समान या अलग अलग होता है, नो अलग अलग होता है, समझ गए। और सबसे ज्यादा किस राज्य के एमएलए के मत का, कौन, उत्तर प्रदेश। सबसे कम एमपी और एमएलए के मत का मूल्य जो निकाला जाता है किस जनगणना के आधार पर, 1971 के जनगणना, 1971 के जनगणना, समझ गए। यहां तक बात क्लियर है, ये सब बात बता दिए थे ना। और एक एमएलए के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना, एकदम बताए थे। अब देखिएगा, अब हम लोगों को इससे आगे समझना है चीजों को। अब आप समझिएगा, गौर कीजिएगा, आइएगा बोर्ड पे देखिए। एक एमएलए यानी एक विधायक के मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला यह है कि राज्य की जनसंख्या को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागा 1000 ये फॉर्मूला है न हो। और इस फॉर्मूला के तहत आप किसी भी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, हाँ या ना, निकाल सकते हैं ना। अगर मान लिया जाए किसी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य आप निकाल लेते हैं तो उस राज्य में जितने विधायक है क्या उतने विधायक के मत का मूल्य नहीं निकाला जा सकता, हाँ या ना, निकाला जा सकता है ना। बिहार राज्य में टोटल 243 गो विधायक है, क्या गो विधायक है, 243। बिहार राज्य के अगर एक एमएलए के मत का मूल्य निकाल लेंगे तो बिहार राज्य के 243 विधायक के मत का मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, हाँ या ना, निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं ना। अब मान लिया जाए एक राज्य निकालेंगे, फिर दूसरा राज्य निकालेंगे, फिर तीसरा राज्य निकालेंगे, फिर चौथा राज्य निकालेंगे। इस प्रकार से भारत के 2800 राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, एक एमपी यानी एक सांसद सदस्य, एक एमपी यानी एक संसद सदस्य, लोकसभा के सदस्य को भी एमपी कहते हैं और राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी कहते हैं। दोनों सदनों के सदस्य को हम लोग एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं। एक एमपी के मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, एक एमपी के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला यह है कि सभी राज्यों के विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सभी राज्यों के ठीक हुआ जी, है बढ़ाइए न, बढ़ा, सभी राज्यों के, सुनाई दे रहा है, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे
समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। अभी लिख रहे हैं, लिखने दीजिए, समझाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आज तक कोई भी ऐसा चीज है छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो नहीं समझा है? हर चीज समझाए हैं, ठीक है। तो ये भी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे निर्वाचित सांसद सदस्य, निर्वाचित सांसद सदस्य। समझिएगा आप, देखिए भारत के भीतर टोटल 28 राज्य है। भारत के भीतर टोटल कितना राज्य है? 28 राज्य है। और 28 राज्य में टोटल जो है 4120 गो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। अच्छा एक बात बताइएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के स्थान पर हम विधायक शब्द का प्रयोग करें, उसी को विधायक कहते हैं। तो यहां पर हम विधायक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोई आपत्ति आपको नहीं ना है? बोलिए, कोई आपत्ति नहीं ना है? ठीक है। तो पूरे देश के भीतर, भारत के भीतर जो 28 राज्य है, भारत के भीतर जो 28 राज्य है, उस 28 राज्य में जो है आपको 4120 गो विधायक है। क्या गो विधायक है? 4120। भारत के 28 राज्य में जो 4120 गो विधायक है, प्रत्येक राज्य के विधायक के मत का मूल्य अगर हम 1971 के जनगणना के आधार पर निकालते हैं, अगर हम 1971 के जनगणना के आधार पर निकालते हैं, तो टोटल इसका मत मूल्य निकलता है 5,49,000 समथिंग निकलता है। 5,49,000 समथिंग, यानी 5,49,000 मान लेना है हम लोगों को। समझ गए? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, ये जो अपना भारत है, भारत में टोटल 4120 गो विधायक है। और 4120 गो विधायक के मत मूल्य जो है 5,49,000 समथिंग है। 5,49,000 समथिंग है सब राज्य। यानी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहले बिहार का निकाल लिया जाता है एगो का, फिर बिहार के 243 का, प्लस उत्तर प्रदेश भी, प्लस झारखंड, प्लस वेस्ट बंगाल, प्लस मध्य प्रदेश, सब 28 राज्य के विधायकों के मत का मूल्य जब जोड़ दिया जाता है तो 5,49,000 समथिंग होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां पर एक एमपी यानी संसद सदस्य के मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यह है, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो सभी राज्य मतलब 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के लिए विधायक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते हैं। तो 28 राज्य में कितना विधायक है? 4120, 4120 के मत मूल्य का योग। तो यहां पर यानी इस डाटा के स्थान पर पूरे भारतवर्ष में जो 4120 को विधायक है, उसके मत मूल्यों का कुल योग कितना है बताइए? 5,49,000 समथिंग है। तो यहां पर 5,49,000 हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ये बात हाँ या ना? 5,49,000। तो यहां पर हम लोग 5,49,000 रख सकते हैं, 5,49,000 रख सकते हैं। अब देखिएगा, संसद का 2 सदन है, एगो लोकसभा है और एगो राज्यसभा है। लोकसभा में 543 गो निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा में 233 गो निर्वाचित सदस्य, 233 गो निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, 543 प्लस 233 कीजिएगा तो आपको 776 आएगा। कितना आएगा? 776। तो निर्वाचित संसद सदस्य की कुल संख्या कितना है? 776, 776। तो अब क्या यहां पर निर्वाचित संसद सदस्य के स्थान पर हम लोग 776 रख सकते हैं या नहीं रख सकते? हाँ या ना? रख सकते हैं, रख सकते हैं। 776 हम रखेंगे। अब जब आप भागा दीजिएगा ना, जब आप काटिएगा तो 708, 708 आएगा। कितना आएगा? 708। समझ गए? 708 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मान करके चलना है 708। कितना मान करके चलना है? 708। तो अब देखिएगा,
एक एमपी के मत मूल्य का जो योग होता है वो 708 होता है। लोकसभा के सदस्य को भी एमपी, राज्यसभा के सदस्य को भी एमपी। लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों को एमपी और दोनों के मत मूल्य का योग 708 ही होता है। मोदी जी लोकसभा के सदस्य है, मोदी जी के मत मूल्य का योग 708। मनोज झा राज्यसभा के सदस्य है, मनोज झा राज्यसभा के सदस्य है, उनके मत का मूल्य भी 708 ही। मतलब लोकसभा के एमपी हो या राज्यसभा के एमपी हो, दोनों के मत का मूल्य क्या होता है? एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। अब भाई लोग एक बात आप हमको बताइएगा, जब हम एक एमपी के मत का मूल्य निकाल लिए हैं, एक एमपी के मत का मूल्य कितना है? 708, 708। जब हम एक एमपी के मत का मूल्य निकाल लिए हैं तो निर्वाचित एमपी 776 है। तो क्या 776 एमपी के मत का मूल्य हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निश्चित तौर पर हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको करना सिर्फ इतना है कि 708 में 776 से गुना कर देना है। जब आप 708 में 776 से गुना कर दीजिएगा तो आपको 5,49,000 समथिंग आएगा, 5,49,000 समथिंग आएगा। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, 776 एमपी के मत मूल्यों का योग 5,49,000 समथिंग या 5,49,000 मान लीजिए। 776 एमपी के मत मूल्य का योग कितना है? 5,49,000। और 4,120 गो जो विधायक है, 4,120 गो विधायक के मत मूल्यों का योग कितना है? 5,49,000, 5,49,000। तो अब 5,49,000 अब प्लस 5,49,000 दोनों को आप जोड़िएगा या नहीं जोड़िएगा? एमपी भी भाग लेता है, एमएलए भी भाग लेता है, दोनों को आप जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? हाँ या ना? जोड़ेंगे। तो 5,49,000 प्लस 5,49,000 कितना? 10,98,000 यानी लगभग 11 लाख। तो जो आपको राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्यों का जो कुल योग होता है वह 11 लाख होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्यों का जो कुल योग होता है वह कितना होता है? 11 लाख। कितना होता है? 11 लाख, 11 लाख होता है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीत और हार जो होता है वह लाखों में होता है, लाखों में होता है। किस चीज में होता है? लाखों में। अब यहां पर समझिएगा, भारत के भीतर 4,120 गो विधायक है, 776 गो एमपी है। 776 एमपी के मत मूल्यों का योग भी 5,49,000, 4,120 विधायक के मत मूल्य का योग भी 5,49,000। तो दोनों के मत मूल्यों का योग एक समान है या नहीं है? हाँ या ना? और दोनों के मत मूल्यों का योग एक समान क्यों है जानते हैं? दोनों के मत मूल्यों का योग एक समान इस वजह से है क्योंकि जो 776 गो एमपी होता है वह भी भारत की 125 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, और जो 4,120 गो विधायक होता है वह भी भारत की 125 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जो 776 एमपी होता है वह भी भारत की 125 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है, और जो 4,120 गो विधायक होता है वह भी भारत की 125 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि दोनों के मत मूल्यों का जो कुल योग होता है वह एक समान होता है। क्या होता है? एक समान, एक समान होता है, एक समान होता है। तो अब देखिएगा, यही जो विधायक और संसद सदस्य, जो एमएलए और एमपी के मत मूल्यों का योग कुल मिलाकर एक समान होता है, इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। मतलब
दोनों अलग अलग लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन दोनों के मत मूल्यों का योग क्या है? एक समान है, एक समान है। इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व कुछ दिमाग में आया? बोलिए। देखिए, हम आपको क्या बताए हैं, आप याद कीजिए। जो अनुच्छेद 55 है, अनुच्छेद 55 है, यह हमें राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में जानकारी देता है। यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब आप समझिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब 4120 गो विधायक बराबर 776 गो एमपी, दोनों का अनुपात एक समान है। समझ गए? भले संख्या में वो लोग अधिक हो, 4120 गो विधायक और संसद सदस्य कम हो, लेकिन दोनों के कुल मत मूल्यों का योग एक समान होता है या नहीं होता? हाँ या ना? ये जो दोनों के मत मूल्यों का कुल योग एक समान होता है, इसी को तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। अब यहां पर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है? बोलिए ना। क्या दिक्कत है? अरे उधर क्या दिख रहे हो? उधर क्या मेला लगा हुआ है? उधर क्या है? कुछ है क्या? उधर क्या दिख रहे हैं? क्या? तो फैन चलेगा तू तो आवाज एवे करेगा। हिल रहा था। आए तो रिका, आपके सर पे तो नहीं गिरेगा हो? नहीं गिरेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। उसको थोड़ा कहिएगा, क्लास के बाद चेक करवा देगा, देख लीजिएगा। आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है? देख करके देख लीजिएगा, अगर गड़बड़ होगा तो उसको सही करवा दीजिएगा कह करके, ठीक है? नहीं गिरेगा, आप भरोसा रखिए, नहीं गिरेगा, ठीक है? चलिए, अब सुनिएगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व कुछ समझ में आया? देखिए, तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्लियर है? अब हम लोगों को यहां पर समझना है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको आप समझिएगा। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जैसे कि आप इस चीज को समझिएगा। जैसे कि मान लिया जाए आपको लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है। इन चुनावों में आप देखते होंगे जिनको अधिक मत प्राप्त होता है वो विजेता घोषित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति तब राष्ट्रपति निर्वाचित समझा जाता है जब वह कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त करता है, 50% से अधिक प्राप्त करता है, तभी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप गौर से सुनिएगा, आप आराम से समझ जाइएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई लोग। राष्ट्रपति का चुनाव है। अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है टोटल वैध मत पड़ा है 100। वैध मत कितना पड़ा है? 100। और इसमें 5 गो कैंडिडेट है, 5 गो उम्मीदवार है, ए बी सी डी ई, 5 गो कैंडिडेट है। जैसे आप मुखिया के चुनाव में मतदान करने के लिए जाते हैं, मुखिया के चुनाव में भी ईवीएम का प्रयोग होने लगा है।
अगर आप मतदान करने के लिए जाते होंगे तो आप सिर्फ एक व्यक्ति के आगे क्लिक कर सकते हैं, दूसरा के आगे क्लिक नहीं कर सकते हैं। विधायक के चुनाव में जाते हैं, संसद के चुनाव में जाते हैं तो सिर्फ एक बटन को क्लिक कर सकते हैं, दूसरा तीसरा को नहीं। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर मुखिया के चुनाव में गए, विधायक के चुनाव में गए, संसद सदस्य के चुनाव में गए, एक साथ 5 गो बटन दबा दिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। अगर मान लिया जाए हो भी जाएगा तो वो मत मान्य होगा? नहीं होगा। तो मुखिया, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में आप सिर्फ एक उम्मीदवार को मतदान कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर दिया जाता है। देखिए सो रहे हैं, हे भगवान, काहे सो रहे हो बाप, काहे सो रहे हैं? पढ़ने में मन नहीं लगता है? हैं? अरे बोलिए न। काहे सो रहे हैं बे महाराज? चलिए बताइए, हम टेबलेट खा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, छोड़ेंगे कैसे? समझिएगा, हम आप लोग के तरह कायर थोड़े हैं, निकम्मा थोड़े हैं, समझ गए? देखिए सुनिए, गला जो है ना पूरा खराब है, एकदम आवाज नहीं निकल रहा है। आपको पता चल रहा होगा पहले हम किस तरीका से बोलते थे और आज हम किस तरीका से बोल रहे हैं, समझे? लेकिन आप लोग जो है पता नहीं, आप लोग को अपने आप से तो मतलब ही नहीं है, समझे? समझिएगा, इस चीज को समझते हैं, गौर से सुनिएगा। देखिए, शांत रहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर दिया जाता है, जितने उम्मीदवार खड़ा होते हैं उतने उम्मीदवार का नाम उसमें लिखा होता है, उतने उम्मीदवार का उसमें नाम लिखा होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में आप सिर्फ एक व्यक्ति को मतदान नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 5 उम्मीदवार है तो 5 को आपको मतदान करना होगा। अब कहिएगा ई कैसे होगा? तो ई ऐसे होता है, जो बैलेट पेपर होता है उस पर आपको अपना पसंद व्यक्त करना होता है। क्या? पसंद व्यक्त करना। तो पसंद, जो 5 उम्मीदवार है उस 5 उम्मीदवार में आप किसको 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, आप किसको बनाना चाहते हैं? आप जिसको बनाना चाहेंगे उसको आप 1 नंबर पर रखेंगे। अगर मान लिया जाए वो नहीं बना तो आप दूसरा नंबर पर मानेंगे कि अगर ये नहीं बना तो हम इसको बनाना चाहते हैं, ये नहीं बना तो हम किसको बनाना चाहते? दूसरे को बनाना चाहते हैं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार खड़ा होते हैं उन सभी उम्मीदवारों को मतदान करना होता है, उन सभी उम्मीदवारों को मतदान करना होता है। अगर 5 उम्मीदवार है तो 5 उम्मीदवार के सामने अपना पसंद व्यक्त करना है। आप 1 नंबर पर इसको रखना चाहते हैं, 2 नंबर पर इसको, 3 नंबर पर इसको, 4 नंबर पर इसको, 5 नंबर पर इसको। अगर मान लिया जाए आपको बैलेट पेपर दिया गया, आप चाहते हैं कि हम इसी को बनाए, इसके अलावा किसी को नहीं बनाए, और सिर्फ उसी पर अगर आप टिक कर दिए उसी पर अगर आप मान लिया जाए टिक कर दिए और छोड़ दिए तो आपका मत अवैध हो जाता है, आपका मत अवैध हो जाता है, मतलब इनवैलिड हो जाता, वैलिड नहीं रह जाता है। तो वहां पर जितने उम्मीदवार खड़ा होते हैं सभी उम्मीदवारों के नाम के सामने जो है आपको अपना पसंद व्यक्त करना होता है। आपको अपना पसंद क्या करना होता है? व्यक्त करना होता है। ये चीज है, समझे? अब देखिएगा, चुनाव होता है, चुनाव के बाद मतगणना होता है। चुनाव होता है, चुनाव के बाद क्या होता है? मतगणना। और जब मतगणना होता है ना, तो मतगणना में यह देखा जाता है
कितने लोग हैं जो ए को प्रथम स्थान दिया है, कितने लोग हैं जो बी को प्रथम स्थान दिया है, कितने लोग हैं जो सी को प्रथम स्थान दिया है, कितने लोग हैं जो डी को प्रथम स्थान दिया है, कितने लोग हैं जो ई को प्रथम स्थान दिया है। तो जब मतगणना होता है ना, तो सबसे पहले प्रथम वरीयता का मत गिना जाता है। मतलब समझिएगा, देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं 5 गो उम्मीदवार है, टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग को मतदान करना है। तो अब 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो ए को प्रथम स्थान पर रखे हैं, 20 लोग ऐसे हैं जो बी को प्रथम स्थान पर रखे हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो सी को प्रथम स्थान पर रखे हैं, और जो है 5 लोग ऐसे हैं जो डी को प्रथम स्थान पर रखे हैं, और 30, 20, 50, 10, 60, 5, 35, 60, 5, 65, और 65 प्लस 35। अब 35 लोग ऐसे हैं जो ई को प्रथम स्थान पर रखा है। लेकिन एक बात बताइएगा आप, एक बात यहां पर समझिएगा, मान लीजिए 30 लोग ऐसे हैं जो ए को प्रथम स्थान पर रखा है, ये 30 लोग द्वितीय स्थान पर किसी को रखा होगा कि नहीं रखा होगा, और ये 30 लोग तीसरे स्थान पर किसी को रखा होगा या नहीं रखा होगा, निश्चित तौर पर रखा होगा। समझिएगा, निश्चित तौर पर जो है आपको रखा होगा। क्लियर है? तो जब प्रथम वरीयता की मतगणना होती है, जब प्रथम वरीयता की मतगणना होती है, तो प्रथम वरीयता के मतगणना में यह देखा जाता है कि कितने लोग हैं जो प्रथम स्थान पर रखे हैं, किसको प्रथम स्थान पर रखे हैं। अब मान लिया जाए प्रथम वरीयता का मत गिना गया, प्रथम वरीयता का जब मत गिना गया तो ये स्थिति आया, ए को 30, बी को 20, सी को 10, डी को 5, ई को 35। तो अब आप हमको बताइएगा, हमने आपको ये बात बताया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल पड़े वैध मतों का 50% से अधिक मिलना चाहिए। 100 गो मत है, क्या किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मिला है? तो क्या इस स्थिति में कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होगा? कोई होगा? नहीं ना होगा, कोई नहीं होगा। समझिए, कोई नहीं होगा। तो अब इस स्थिति में क्या होता है जानते हैं? इस स्थिति में यह होता है, जिसको सबसे कम मत मिला होता है उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है और उसको कहा जाता है कि अब आप अगले बार के लिए तैयारी कीजिए। तो सबसे कम मत मिला है डी को। किसको मिला है? डी को। डी की उम्मीदवारी रद्द हो जाती है। और 5 लोग जिसने डी को प्रथम स्थान पर रखा है, 5 लोग जिसने डी को प्रथम स्थान पर रखा है, ये 5 लोग को देखा जाएगा कि ये 5 लोग द्वितीय स्थान पर किसको रखे हैं, तृतीय स्थान पर किसको रखे हैं, चौथे स्थान पर किसको रखे हैं और 5वें स्थान पर किसको रखे हैं। मान लिया जाए इस 5 लोग में 2 लोग ऐसे हैं जो ए को प्रथम स्थान पर रखा है, 2 लोग ऐसे हैं, सॉरी गलती बोल दिए थे, उसमें सुधार करके हम आपको बोल रहे हैं। 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डी को एक स्थान पे रखा है, एक स्थान तो उसका खत्म है। अब ये जो 5 लोग हैं जिन्होंने डी को प्रथम स्थान पर रखा है, इन्होंने द्वितीय स्थान पर किसको रखा है, तृतीय स्थान पर किसको रखा है, चौथे और 5वें स्थान पर किसको रखा है। तो 5 लोग जिन्होंने डी को प्रथम स्थान पर रखा है, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो ए को द्वितीय स्थान पर रखा है, तो वह मत ए में चला जाएगा। 1 लोग ऐसे हैं जो बी को द्वितीय स्थान पर रखा है, तो वह मत बी में चला जाएगा। 1 लोग ऐसे हैं जो सी को द्वितीय स्थान पर रखा है, तो 1 मत इसमें चला जाएगा। 1 लोग ऐसे हैं जो ई को द्वितीय स्थान पर रखा है, तो 1 मत इसमें चला जाएगा। इस प्रकार से डी का मत ट्रांसफर हो गया, डी का मत ट्रांसफर हो गया। अब तो टोटल 32 हो गया, 21 हो गया, 11 हो गया और फिर 36 हो गया। फिर भी किसी को स्पष्ट बहुमत मिला नहीं।
अब देखा जाएगा कि अब सबसे कम कौन है, तो अब सबसे कम मान लीजिए कौन है, सी। तो सी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, सी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब यह देखा जाएगा कि 10 लोग जिन्होंने सी को प्रथम स्थान पर रखा है, इस 10 लोग ने द्वितीय, तृतीय और चौथे स्थान पर किसको रखा है, द्वितीय, तृतीय और चौथे और 5वें स्थान पर किसको रखा है। तो देखा जाएगा कि 10 लोग में से 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को द्वितीय स्थान पर रखा, 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को द्वितीय स्थान पर रखा है। फिर 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बी को द्वितीय स्थान पर रखा है, और 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई को द्वितीय स्थान पर रखा है, ई को द्वितीय स्थान पर रखा है। तो अब देखिएगा 32 5 37, 21 2 23 और 36 3 39। क्या अब भी किसी को स्पष्ट बहुमत मिला? नहीं मिला। फिर अब इन तीनों में सबसे कम मत किसको है, तो इन तीनों में सबसे कम मत किसको है, बी। अब बी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बी की उम्मीदवारी जब रद्द कर दी जाएगी तो देखा जाएगा कि बी को 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम स्थान पर रखा है। तो ये जो 20 लोग हैं, इनका देखा जाएगा 20 लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने द्वितीय स्थान पर ए को रखा है, द्वितीय स्थान पर किसको रखा है, नहीं रखा है। मान लिया जाए 20 लोग में से 15 लोग ऐसे हैं, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को द्वितीय स्थान पर रखा है, तो इनका 15 मत जो है इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। और 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई को तृतीय स्थान पर रखा है, तो 5 मत इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो 15 5 20 हो गया। तो अब आप जोड़िएगा 37 प्लस 15 कितना होता, कितना, 52, और 39 प्लस 5 कितना, 44। अब बताइएगा अगर वेद मत 100 है, अगर वेद मत 100 है तो 50% प्लस 1 किसको मिल गया, किसको मिल गया, ए को मिल गया। तो कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, ए। कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, ए राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा मत एक ही है, लेकिन उसका ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज आप नहीं हो रहा है ना हो। तो ये जो मत एक है लेकिन वो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। समझिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई राष्ट्र, जब तक कि किसी को 50% प्लस 1 नहीं मिले। बात क्लियर है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय कुछ समझ में आया? समझा सकते हैं आप किसी को? एप्लीकेशन पर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एप्लीकेशन पर वीडियो जो है फ्री ही है, आप लोग इसको फिर से देखिएगा, आज के आज देखिएगा, और सब अपने अपने पार्टनर को समझाइएगा। ठीक है, सब एक बार फिर से देख करके, जो यहां पर ही समझ गए हैं रूम पर जाकर के अपने किसी भी दोस्त को पकड़ के, ठीक है, किसी भी दोस्त को पकड़ के बैठा के उसको कहिएगा कि तुम बैठ करके सीखो इसको, हम तुमको समोसा खिलाएंगे। एगो 6-7 रुपया 8 रुपया में समोसा देता है, खिला दीजिएगा। 10 मिनट जो भी रुपया में दे, अब हमको नहीं पता है, ठीक है, जो भी रुपया में दे, 10 रुपया खर्चा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज थोड़े हो जाएगा। ठीक है, बैठा करके जो है एक दूसरे को समझाना है। एक काम कीजिएगा ना, पक्का ना? सबको अपने अपने भगवान की कसम है, आप जिसको मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप जो है जिसको भी मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आपको उसकी कसम है, जिसको भी मान। अगर आप हमको मानते हैं, आपको हमारी कसम है। समझ गए? समझाइएगा ना, और समझ जाएगा तो उसको एगो समोसा भी खिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो वीडियो जो है पड़ा हुआ है, क्या नंबर वीडियो है? 39 40 नंबर वीडियो है। आप लोग जो है देख करके समझा दीजिएगा। और ऑनलाइन वाले आप लोग का भी ये काम है, आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं
एक दूसरे दोस्त को समझाइएगा, समझिएगा इस चीज को, निश्चित तौर पे आप समझाइएगा। और जानते ये क्यों कह रहे हैं, ये इस वजह से कह रहे हैं, अगर आप समझा दीजिएगा ना तो आपका ये चीज अपना हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। बात क्लियर है? और कोई बात नहीं है। चलिए नीचे से लिखिएगा आप। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए, आ जाइए, आइए आप, आइए आइए आइए। चलिए खुश रहिए। देखिए ऐसे तो लोग हमसे मिलने के लिए आते रहते हैं, सब दिन आते रहते हैं। आपके बैच के टाइम में ये आए हैं, क्या नाम है, नाम बताइए अपना। अंकित जी नाम है। और जो है आपको बिहार दरोगा बैच के छात्र रहे हैं, टेस्ट दिए हैं, बैच किया, हर चीज़ किए हैं। और इन लोगों से जो है बुलवाएंगे, अभी किसी से कुछ भी नहीं बुलवा रहे हैं। जो है जब मेरिट आ जाएगा ना तो मेरिट के बाद जो है आपको गाइडेंस ये लोग करेंगे, समझ गए। और आज इनका फिजिकल था और डेली संस्थान से जो है ना, हम तो टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग देखते उगते ना है, देखते हैं तो लाइक विक नहीं करते हैं, ठीक है। देखते हैं तो लाइक विक कहाँ करते हैं, तो ये नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। कीजिए, समझे, उसको देखिए और लाइक कमेंट और कीजिए बढ़िया बढ़िया, समझे। तो जो है इनका भी फोटो हम डालेंगे आज। डेली जो है संस्थान से 15, 20, 25 ऐसे विद्यार्थी पास कर रहे हैं फिजिकल में, समझ गए। तो आपको जो है आज 10, 11, 12, 13, आज कौन दिन है, 14 है। 10, 11, 13, 14, आज चौथा दिन फिजिकल का है, ठीक है। चौथा दिन आज फिजिकल का है। तो जो है पर डे जो है ना, समझिए ना, संस्थान से जो है लगभग फिजिकल में बहुत लोग छट रहा है। हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं, हॉस्टल में 55 विद्यार्थी था, 55 विद्यार्थी में से जो है 48 को का रिजल्ट हुआ था, लेकिन सब फिजिकल गिरा रहा है, क्या बताएं हम आपको। और फिजिकल में हॉस्टल से हम बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हॉस्टल के भी कुछ लड़का पास हो रहे हैं, सब खा खा करके इतना मोटा गया है ना, खिलाइए दिए, बढ़िया बढ़िया खिलाई, गलती की है, समझे। अब हम सोच रहे हैं हॉस्टल में खाना थोड़ा रद्दी करेंगे, समझे। हम अपना जो खाते हैं ना, हम वही उन लोग को भी खिलाते हैं जो हम खाते हैं। तो सब मोटा गया है खा खा करके, समझे। रिजल्ट इतना गिरा रहा है ना, जिस पे पूर्ण विश्वास था ना, वो सब लड़का रिजल्ट गिरा रहा है, समझे। तो जो है आपके संस्थान से जुड़े हुए, बहुत दिन से जुड़ा हुआ है लड़का। कब से जुड़े हुए आपको? 17 जनवरी 2021, 17 जनवरी 2021। बताइए, पहला डेट भी याद रखे हुए हैं, 17 जनवरी 2021 से जुड़े हुए हैं। और आज इनका फिजिकल बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। कौन ग्रुप में था आपका? बी ग्रुप में था, डी ग्रुप में था। अरे बाप रे, जानते हैं डी ग्रुप वाला को 12 और 2 बजे के बीच में दौड़ाता है, 12:40 में इसको दौड़ाया है। और आप समझिए कि दोपहर में 12 बजे निकलने वाला होता है, निकलने वाला नहीं होता है, और उसमें ही दौड़ करके आए। एक बार इनके लिए जोर से ताली बजाइए। चलिए, तो इतना कम टाइम दिया, इसके बावजूद संस्थान से डेली 15-20 फिजिकल में रिजल्ट निकल रहा है, फिजिकल हो रहा है पास। तो इन लोगों के सफल होने की खुशी में जो है आप सभी लोग को जो है पार्टी देंगे, ठीक है। लड़का का फिजिकल हमको लगता है 17 तारीख को समाप्त हो रहा है, लड़की का 19 तारीख से शुरू हो रहा है, बीच में एक दिन गैप है, 18 को गैप है। और लड़की का फिजिकल ध्यान में नहीं है कब समाप्त हो रहा है, 26 को समाप्त हो रहा है। 26 के बाद जो है ना एक रोज भोज रखेंगे, ठीक है। और सिर्फ बैच के लड़का के लिए भोज रखेंगे, बाहरी के लिए नहीं, समझिए। बैच के लड़का के लिए भोज रखेंगे बहुत जल्दी, लगभग जो है 26 से लेकर के 10 दिन के भीतर, यानी 26 यानी 1 जुलाई और के आसपास, समझ गए। सब लोग को आना है, खाना है। और जो भी आपके दोस्त का है, अभी जो भी आ रहा है मिलने के लिए, हम यही कह रहे हैं कि जो भी आपके दोस्त का है ना,
उनको मोटिवेट कीजिए निश्चित तौर पर। 17 तारीख के मंटू का, छठा था ना। हाँ हाँ मंटू, हाँ हाँ ओ दोनों ही पढ़े थे। ओ 17 तारीख उसका। हाँ उसका तो इस बार सब चीज़ ठीक ठाक है, हो ठीक है, उसका भी हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका एगो फोटो ले लीजिएगा, तो इनका एगो फोटो ले लीजिएगा, मेरे साथ नहीं, अलग हैं, साथे ले लीजिए। हो गया। चलिए मिठाई और जो है आगे, अभी तो मिठाई उठाई ना है, आगे भोजे खिलाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ तो जाएगा नहीं तो क्या करेगा। चलिए वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, देखिए बड़ी शानदार बनाया है हो। एगो फोटो लीजिए इनका भी हो, एगो फोटो लीजिए इनका, यही शर्ट का है, लगभग हम ऐसा ही शर्ट हमेशा पहनते हैं। पकड़िए ना, आप भी पकड़िए ना थोड़ा सा, हाँ चलिए वाह, एक से एक कलाकार है क्लासरूम में हो। चलिए इसको बढ़िया से रखिएगा, हम जाने लगेंगे हमको दे दीजिएगा, हम अपने रूम में साटेंगे इसको। नाम लिख दिए ना आप अपना, इस पे नाम नहीं लिखे हैं आप, अपना नाम है ना, चलिए ठीक ठीक, उसको रखिए, आप दे दीजिएगा हम। चलिए अब आप आइएगा, तो अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है, ये जो घेरे हैं ना इसको आपको लिखना है, जो घेरे हैं इसको लिखना है, ठीक है, लिखिए तो इसको थोड़ा सा, जो घेरे हैं इसको लिखना है, जो घेरे हैं इसको लिखना है, लिखिए इसको। हाँ लिख लिए, लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिए आप लोग, लिख लिए हैं, अच्छा चलिए ठीक है, आगे आते हैं अब। चलिए लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा। लोकसभा के सदस्य हो, पॉइंट में लिखिएगा, लोकसभा के सदस्य हो
या राज्यसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों के मतों का कुल योग, दोनों के मतों का कुल योग, दोनों के मतों का कुल योग, कुल योग दोनों के मतों का मूल्य नहीं, योग नहीं, सॉरी, दोनों के मतों का मूल्य, दोनों के मतों का मूल्य, सॉरी, लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, दोनों के मतों का मूल्य, दोनों के मतों का मूल्य, दोनों के मतों का मूल्य एक समान होता है। दोनों के मतों का मूल्य एक समान होता है, दोनों के मतों का मूल्य एक समान होता है, एक समान होता है। नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल पड़े वेद मतों का, कुल पड़े वेद मतों का, कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक, कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक, कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त होना आवश्यक होता है। कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक, कुल पड़े वेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त होना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। आगे आगे अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जब मतगणना होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में जब मतगणना होती है तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत को, तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत को, तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत को, तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत को गिना जाता है, प्रथम वरीयता के मत को गिना जाता है, प्रथम वरीयता के मत को गिना जाता है, प्रथम वरीयता के मत को गिना जाता है। अगर, हाँ उसी में, अगर किसी उम्मीदवार को, अगर किसी उम्मीदवार को वेद मतों का, अगर किसी उम्मीदवार को, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, अगर किसी उम्मीदवार को वेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त नहीं होता है, अगर किसी उम्मीदवार को वेद मतों का 50% से अधिक प्राप्त नहीं होता है, 50% से अधिक प्राप्त नहीं होता है, 50% से अधिक प्राप्त नहीं होता है, तब 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 द्वितीय वरीयता, तब द्वितीय वरीयता के मत की गणना की जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, उसी में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को
किसी उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता, मतलब 50% से अधिक प्राप्त नहीं हो जाता, एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। फुल स्टॉप। समझ गए? ये चीज है। फिर एमपी एमएलए के मत का मूल 1971 की जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। ये सब बात लिखा दी है, ये सब बात लिखा दी है ना। चलिए ठीक है। अब कोई दिक्कत है इसमें, कोई कष्ट है नहीं ना? अब कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर कष्ट और दिक्कत है अनुच्छेद 52 से 62 तक में, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक बताया। अगर इसमें से किसी भी अनुच्छेद में आपको कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और आशा करते हैं कि कुछ भी हम नहीं छोड़े हैं। समझिए, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं खड़ा होकर के। हाँ एकदम, अगली बार एकदम खड़ा हो सकता है। ठीक है। हाँ कितने दिन तक होता मतलब? है एक दिन वोटिंग होता है बकलू, एक दिन वोटिंग होता है। ठीक है, एक दिन, सिर्फ एक दिन वोटिंग होता है। ठीक है। वो तो नामांकन की प्रक्रिया है। 2 सप्ताह पहले जो है, 2 सप्ताह पहले बहुत कुछ होता है। एक तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाना है, तब 2 सप्ताह पहले। और एक जो है नामांकन जिस तिथि को होता है, नामांकन वापस लेने की तिथि, यानी राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ये भी एक चीज है, चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी 2 सप्ताह। एकदम नालायक, निकम्मा, अंगूठा छाप, कुछ नहीं। नेता बनने के लिए कोई योग्यता चाहिए, कोई डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। एकदम अंगूठा छाप है, आप बन गए नेता। ठीक है, खाली आदमी चलाने का दिमाग होना चाहिए, समझे? पढ़ा लिखा नहीं है। रुकिए ना, एक मिनट। लोकसभा भंग रहेगा तो कैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा? बकलोल है का हो? एकदम नहीं होगा। क्या बात करते हैं, नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, नहीं, राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, पद पर रहते हुए लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, क्या होता है दीवानी मुकदमा? हे भगवान, दीवानी फौजदारी नहीं समझा है, कभी नहीं समझा है। अरे दीवानी होता है रुपया पैसा वाला, रुपया पैसा वाला मामला। मान लीजिए कि आपका कोई घर हड़प लिया, तो आप कोर्ट में केस कीजिएगा, कोर्ट में केस कीजिएगा तो आपका जो मुकदमा होगा वो दीवानी हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको कोई छुरा मार दिया, गोली मार दिया, आप केस कीजिएगा तो फौजदारी हो गया। यानी रुपया पैसा वाला दीवानी, मार काट वाला जो है फौजदारी। हाय देखिए, राष्ट्रपति के ऊपर दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति। देखिए, दीवानी मुकदमा का मतलब पहले आप समझे, ये बात बताइए। दीवानी मुकदमा का मतलब आप समझे, मतलब रुपया पैसा वाला मुकदमा, रुपया पैसा वाला मुकदमा। भारत सरकार का 3 गो निधि होता है, ऐसे ही सब समझने का जरूरत नहीं, आगे हम समझाएंगे। ठीक है, भारत सरकार का 3 गो निधि होता है, संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। आकस्मिक निधि में 50 करोड़ रुपया होता है, कम से कम 50 करोड़ रुपया होता है, वो राष्ट्रपति के अधीन होता है। अब मान लीजिए वो पैसा का गमन राष्ट्रपति कर दिया, मतलब भ्रष्टाचार कर दिया, समझ गए? तब उन पर मुकदमा चलाया जा सका, तब जो उन पर मुकदमा चलेगा उसी को दीवानी मुकदमा कहते हैं। और दीवानी मुकदमा राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है 2 माह पूर्व सूचना दे करके। आगे बताएंगे, वो चीज आपको पढ़ाए नहीं है जी, पढ़ाते तो आप बना देते हैं। क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्या जो पढ़े हुए हैं। हाँ हाँ, हे भगवान, माँ बकलो लड़का है ही हो।
एसएसपी एलजी ट्रिक नहीं बताए हैं? सबसे पहले संप्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो एसएसपी एलजी ट्रिक बताए हैं, समझिए। सबसे पहले संप्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज। वहां पे 1955 होगा, 1955 होगा वो। हाँ, डी नंबर आंसर होगा उसका, डी नंबर ही आंसर होगा। इसका मतलब नहीं समझे तो आगे समझिएगा ना, सब चीज एक के दिन में थोड़े समझ जाइएगा। एक आध वो क्वेश्चन बाहर से दिए हैं, ठीक है, बैठिए। एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। नया विद्यार्थी है का है बकलोल, एकदम स्पष्ट तौर पर लिखाए हुए हैं, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुकिए नो, क्या बोल रहे हैं? विधान परिषद के सदस्य का मतगणना मतलब एक प्रतिनिधि 5 वोट करता है। हाँ ठीक है, हाँ किसमें हो? विधान परिषद में। विधान परिषद में भी यही प्रक्रिया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक से अधिक उम्मीदवार को 50% से अधिक मत मिल गया, तो उसमें यह देखा जाता है कि सबसे ज्यादा किसको मिला। जिसको ज्यादा मिलता है वो विजेता हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। हाँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए बोलिए, जोर से बोलिएगा, आराम से, आराम सुनने दीजिए न हो। है शांत हो जाइए, है बोलिए। हे भगवान, आगे बताएंगे ना, काहे टेंशन लेते हैं? राष्ट्रपति खत्म हो गया है, अभी तो सिर्फ राष्ट्रपति का अनुच्छेद बताए हैं 52 से 62। अभी कार्यपालिका संबंधी अधिकार में वही सब बताएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, इसके बाद जो है यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करता है, समझ गए? इस सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, बहुत कुछ है, ठीक है। अभी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ अनुच्छेद के संबंध में राष्ट्रपति खत्म हुआ। शांत होइएगा, शांत होइएगा। तो मुंह बंद कीजिए ना, तब ना पढ़ाएंगे, ठीक है, मुंह बंद कीजिए। अनुच्छेद 52 से 62 बताए हैं, जो वहां से क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो बैठ जाइए। हाँ बोलिए। राज्य के गठन 71 के बाद होता है, 1971 के बाद हुआ है। वो सब अपना निर्धारण निर्वाचन आयोग का वो अपना करता है, ठीक है, बैठ जाइए, ठीक। फालतू फालतू क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कोनो परीक्षा में पूछा है? कौन परीक्षा में पूछा है? ला करके दिखाइए आप हमको। खाली फालतू फालतू क्वेश्चन, यानी दिमाग में जो चलता है सब पूछ ले, कुछ भी ना। तो पूछने का अधिकार है, इसका मतलब थोड़े है कि उसका दुरुपयोग करना है। अब आप लोग दुरुपयोग करने लगे, अब नहीं बताएंगे। ऐसे कीजिएगा तो फिर पूछने का अधिकार छीन लेंगे। शांत। बताइए, फालतू का सबका टाइम बर्बाद हुआ, ठीक है। चलिए अब शांत हो जाइए। अब जो है हम लोगों को राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति के विषय में जानना है। लेकिन राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति से पहले जो है ना, कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं, किस राष्ट्रपति की क्या विशेषता है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग अभी टाइम थोड़ा बर्बाद किए हैं, टाइम बर्बाद किए हैं आप, समझ गए? तो अब यहां पर हम जो लिख रहे हैं ना, आप भी लिखते जाइए, बाद में समझाएंगे। बोर्ड पे जो लिख रहे हैं उसको बाद में लिखने का टाइम नहीं देंगे, आप लिखते जाइए, ठीक है। फिर इसको हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए हेडिंग मारिएगा, अब तक के राष्ट्रपति, अब तक के राष्ट्रपति, अब तक के राष्ट्रपति,
अब तक के राष्ट्रपति, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अब तक के राष्ट्रपति में है, बोर्ड पे आइए सीधा, इधर उधर मत कीजिए, है बोर्ड पे रहिए, राजेंद्र प्रसाद। दो को कॉलम बना लीजिएगा, एक में राष्ट्रपति का नाम, दूसरे में कार्यकाल। इनका कार्यकाल है 1950 से 1962, 1950 से 1962। छापते जाइएगा भाई जी लोग, ऑनलाइन वाले लोग भी छापते जाइएगा। चलिए दूसरा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन 1962 से 1967, 1962 से 1967। आगे तीसरा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन 1967 से 1969, 1967 से 1969। जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी 1969 से 1974, 1969 से 1974। वीवी गिरी 1969 से 1974, 1969 से 1974। आगे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, 1974 से 1977। फिर नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982, 1977 से 1982। आगे ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987, 1982 से 1987। फिर आगे आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन 1987 से 1992, 1987 से 1992। छापते जाइएगा। फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। फिर के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण 1997 से 2002, 1997 से 2002, 2002। आगे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देखिएगा यहां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल में एगो चीज बताते हैं, सुनिए। जब भी आप देश के किसी बड़े
पदाधिकारी का नाम लेते हैं, स्पेशली एमपी का, एमएलए का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो उसमें आप इंटरव्यू के संदर्भ में ये चीज बता रहे हैं। इंटरव्यू में जब आपको कहीं भी किसी परीक्षा में पास कीजिएगा, इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री का नाम लेना है, माननीय या श्री शब्द का प्रयोग करना है। माननीय जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू, समझ गए? सीधा जवाहरलाल नेहरू नहीं बोल देना है, फिर आपका मार्क कट जाएगा। जैसे महिला है, प्रतिभा देवी पाटिल नहीं बोलना, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, समझ गए? महामहिम, एक बात और गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति में महामहिम शब्द का प्रयोग कीजिएगा। राष्ट्रपति में महामहिम, महामहिम शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति में कीजिएगा, समझ गए? तो इस सब चीज को ध्यान में रखना है, स्पेशली इंटरव्यू में, समझ गए? ऐसे लिखने के लिए आप कुछ भी लिख देते हो वो अलग बात है, लेकिन इस सब चीज को अपने अंदर में रखिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद जो अगले हैं वे हैं आपको प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी है 2012 से 2017, 2012 से 2017। और इसके बाद आगे हैं आपको रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद की हम बात करें तो रामनाथ कोविंद का शासनकाल है 2017 से 2022, 2017 से 2022। और 15वां नंबर लिख करके डैश दे दीजिएगा, क्योंकि आगे जुलाई में आपको लगभग 25 जुलाई तक, ठीक है, 25 जुलाई तक आपको ये पता चल जाएगा कि 15वें राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ लगभग हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो चुकी है, समझ गए? तो 25 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि 15वें राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं। तो 15 नंबर लिख करके डैश दे दीजिएगा। चलिए, छाप लिए? छाप लिए ना? अब आइए समझते हैं। नीचे से अब हेडिंग मारिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन राष्ट्रपतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हमें समझना है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। गौर कीजिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है पहली बार 1952 में। कब हुआ है? 1952 में हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद है वो तो 1985 से बना हुआ है। तो 1950 से लेकर 1952 तक वे संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति या मनोनीत राष्ट्रपति, कुछ भी आप कह सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा मनोनीत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1952 तक रहे। राजेंद्र प्रसाद भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं 1952 में। 1952 में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति कब से बने हैं, तो 1952। और विद्यार्थी जानते हैं जब ये प्रश्न पूछेगा हमको पूरा विश्वास है 1950 मार के आएगा पक्का, और उसको लगेगा हम तो एकदम सही मार के आए हैं। कुछ मास्टरों सब आंसर 1950 देकर के विद्यार्थी को खुश कर देता है, लेकिन बोर्ड आंसर क्या देगा? 1952। तो ये सब छोटा छोटा चीज है, काफी महत्वपूर्ण चीज है। यही सब आसान प्रश्न जब पूछता है ना, विद्यार्थी गलती करता है, तो यही सब आसान प्रश्न जिसको थोड़ा सा दिमाग होता है ना, जो थोड़ा सा डेप्थ में गहराई में जाकर के पढ़ा होता है,
वो दिमाग लगा लेता है, इतना आसान क्वेश्चन दिया, आसान थोड़े होगा, सोचता है वो, तब आंसर टिक करता है। आप लोग जैसा बकलोल होगा सीधा 1950। और जानते हैं 1950 ऑप्शन ए में रहेगा, ऑप्शन ए में पहला ऑप्शन रहेगा, पक्का है। जब आसान क्वेश्चन हो ना, फंसाना हो, तो बोर्ड में भी जो लोग हैं ना, वो भी आप ही लोग के बीच का है, वो समझता है, हर बात समझता है, समझे। देखिए ना, सुमित कुमार क्या करता है, जो बीपीएसएससी बोर्ड, जो बोर्ड बिहार दरोगा का परीक्षा कंडक्ट करवाता है, उसका अध्यक्ष सुनीत कुमार बड़ी तेज आदमी है, समझ गए। पूरे मार्केट का अवलोकन करवाता, पूरे पटना हब है, पटना का अवलोकन करवाता है कि विद्यार्थी इस बार क्या कर रहा है, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, और ई पढ़ रहा है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन नहीं देना है, ठीक है। फिजिकल में गद्दा पे कर रहा है, गद्दा पे कर रहा है ना, चलिए ठीक है, गद्दे हटा दिया, समझिएगा। इस बार, पिछले बार विद्यार्थी जो है टाइगर जंप मार के पास कर जा रहा है ना, टाइगर जंप पे बैंड कर दिया, समझिएगा। तो वो जो है ना मार्केट का अवलोकन करता है और देखता है कि विद्यार्थी पास कहाँ हो रहा है, कौन काम कर रहा है विद्यार्थी, और जो काम विद्यार्थी कर रहा होता है ना, वो काम वो बंद कर देता है, समझ गए। तो इसी वजह से अगर आपको सफल होना है ना, तो अब आपको हर रूप में प्रिपेयर्ड रहना होगा, अपने तर्कस में हर प्रकार का तीर लेकर के जाना होगा, समझ गए। कुछ भी करे वो, तो आपको सफल होके आना है, कुछ भी करे, समझ गए। अपने आप को ऐसे तैयार कीजिए ना, कुछ भी हो जाए सफल होना है, समझ गए। तो ये चीज है। और वैसा फौलादी बनने के लिए जो है आपको बहुत कड़ी मेहनत करना होगा। देखिए, उसेन बोल्ट का नाम आप लोग सुने हैं? उसेन बोल्ट दुनिया का 100 मीटर 200 मीटर का सबसे बड़ा धावक, और उसेन बोल्ट बना अपने गुरु के कारण। उसेन बोल्ट अभी भी ये बात बोलता है, जानते उसेन बोल्ट कितना भी बढ़िया दौड़ता था, कितना भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा, लेकिन उसका जो गुरु था उसमें कमी ढूंढ देता था, समझ गए। भले वो टॉप कर गया, फिर भी अपने गुरु से आकर के पूछता था इस बार क्या कमी रहा, तो उसका गुरु बोलता था कि इस बार ये कमी रहा, 1 सेकंड और कम हो सकता था, अगर आपका बॉडी का ये होता वो होता, जो भी होता है रनिंग में, तो आप 1 सेकंड और कम कर सकते थे। और शुरुआती दौर से ही उसेन बोल्ट जो है ना बहुत मध्यम वर्गीय, बहुत लॉ फैमिली से बिलोंग करता था। अरे उनके माता पिताजी का जो है ना किराना का दुकान था, किराना का दुकान था। और उसेन बोल्ट जो है उसका रुचि था क्रिकेट में, समझिए। उसेन बोल्ट का रुचि क्रिकेट में था, वो खुद भी स्टेटमेंट दिया है कि उसेन बोल्ट ने खुद के विषय में कहा है कि अगर उसेन बोल्ट तेज धावक नहीं होता तो आज दुनिया का बेस्ट बॉलर जरूर होता, समझ गए। तो क्रिकेट में उनका रुचि था, समझ गए। और जो है बैटिंग के दौरान जो है काफी तेज भागता था रन लेने में। तो उनका कोच देखा, कोच बोला कि तुम तो अच्छे धावक बन सकते हो, तुम ये क्रिकेट छोड़ करके अच्छे धावक बनो, उसकी तैयारी करो। और वो करना शुरू कर दिया, समझ गए। और 2 उनके कोच है, कोच का नाम दिमाग से उतर रहा है, और उन दोनों कोच के कारण उसेन बोल्ट बना है। जानते हैं, जो सच बात होता है ना, सच बात बहुत कड़वा होता है, सच बात हर कोई सहन नहीं कर सकता है। और आज के डेट में आप जो विद्यार्थी लोग हैं ना, आप लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझ गए। और जिस रोज आप सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगे ना, उस रोज आपको दुनिया का कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकता है, समझ गए। जैसे हम सच चीज से आपको अवगत करवाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है मास्टर बा, पगला गया है का, समझ गए। लेकिन हम बोलते हैं, समझ गए। बहुत लोग को बुरा भी लगता है, हमको आपसे, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, हमको उस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। और एक चीज चाणक्य नीति कहता है कि हमेशा चापलूस आदमी से आप बचिए। जो आदमी आपके मुंह पर आपका बड़ाई करता हो ना, उससे आप बचिए। और जो आपके आलोचक हैं ना, जो आपकी आलोचना करते हैं, उसको आप अपने करीब रखिए, समझ गए। उसको आप अपने करीब रखिए। और हम आपको अपने जीवन की सच्चाई बताते हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा विरोध करता था और अभी भी करता है, हम उसका अपने जीवन में सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। और हम
उनके साथ ही अपना जीवन, आधा जीवन बिताया। अभी तक का जो आधा जीवन है, जो मेरा सबसे बड़ा आलोचक है, हम उसी के साथ बिताए। समझिए, अब कोई भी है, समझिए, समझिएगा। तो एक हमारे चचेरा भाई हैं, समझिएगा, चचेरा भाई हैं, और हमेशा देखिए दुनिया का ये नियम है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे बढ़ जाए, आप उनसे आगे बढ़ जाए, चाहे आपके चाचा ही क्यों ना हो, माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके। माँ बाप हमेशा आपके चाहेंगे आप जितना अधिक ऊंचाई पर चले जाइए। माँ बाप के अलावा इंक्लूडिंग आपके भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त, इंक्लूडिंग ये सब भले वो आपका सगा भाई है, उससे मतलब नहीं है। आप आगे बढ़िएगा, उनको खुशी होगा, लेकिन एक सेकेंड के लिए भी उसके मन में जरूर आएगा कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड के लिए निगेटिव बात उसके मन में जरूर आएगा। यही सत्य है, ये परम सत्य है। जैसे मृत्यु परम सत्य है ना, वैसे ये बात परम सत्य है। समझ गए? तो ये चीज है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है ना, आप अपने आलोचक को अपने साथ रखिए, और आलोचक को हर कोई अपने साथ नहीं रख सकता है, क्योंकि आज के युवा में सहने की कैपेसिटी नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कि ई हैं, इनको कुछ बोल दिए, ई हैं, इनको कुछ बोल दिए, बस हो गया, फैटम फैटा सब शुरू। समझिए, गाली गलौज सब चीज कर लेगा अपने में। लेकिन मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का कहानी हम आपको बताए होंगे। महात्मा बुद्ध, अच्छा सुनिए ना, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो उपदेश दे रहे थे, तो क्या उनके उपदेश को सब पसंद कर रहा था? सब पसंद नहीं कर रहा था। कुछ लोग महात्मा बुद्ध का विरोध भी कर रहा था, महात्मा बुद्ध को गाली तक दे रहा था। महात्मा बुद्ध जिस गांव में घुसता था ना, कुछ लोग कांटा बिछा देता था, कांटा बिछा देता था, और महात्मा बुद्ध उस कांटा पर चल कर पास कर जाते थे। समझ गए? और महात्मा बुद्ध को अगर कोई गाली देता था ना, आराम से खड़ा होकर के प्रसन्न मुद्रा में आराम से गाली को सुनता था, आराम से। और गाली सुनने के बाद एक बार और अच्छा मुस्कान उसके सामने देते हुए आगे बढ़ जाता था। गाली देने वाला का फटका दरवाजा लग जाता था। समझिए कैसा इंसान है कि इनको इतना गाली दिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आगे बढ़ जाता था। फिर उनके शिष्य ने पूछा एक बार कि आपको लोग इतना गाली देता है, इतना आपके साथ अभद्रता करता है, आपको बुरा नहीं लगता है? तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाए कि तुम इस बात को ऐसे समझो कि मान लो कि तुम्हारा घर है, हम तुम्हारे यहां भीख लेने के लिए गए, तुम भीख लेकर आया, हमको भीख पसंद नहीं हुआ, हम नहीं लिए और वापस आ गए। और जब हम नहीं लिए और वापस आ गए, वो भीख तो तुम्हारे पास ही रह गया। तो जो गाली दिया है, हम उसको अपनी अंतरात्मा से एक्सेप्ट ही नहीं किए। तो जब हम अपनी अंतरात्मा से उसको एक्सेप्ट ही नहीं किए, वो गाली तो उसी के पास रह गया। तो महात्मा बुद्ध ऐसे लोग थे, और उनकी इन्हीं नीतियों के कारण इतिहास में हमें उनके विषय में पढ़ना होता है। ऐसा थोड़े है कि सबके विषय में पढ़ना होता है। और शासक भी एगो दूगो थोड़े हुआ है, हो हजारों की संख्या में शासक हुआ, लेकिन पढ़ना होता है 2 4 5 गो के विषय में। बात को समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, तो ये चीज है। अब हम लोग आते हैं, समझिएगा। अरे अभी टाइम है, पढ़िए ना, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, आप गौर कीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद के अलावा, राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार बना है, 1950 से 1952 तक मनोनीत, 1952 में निर्वाचित, 1952 से 57, 5 वर्ष होता है कार्यकाल। 57 में फिर से चुना हुआ, फिर से जीते 62। तो कुल मिलाकर उनका कार्यकाल है 1950 से 1962, मतलब 12 वर्ष का शासनकाल है। लेकिन अब देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई राष्ट्रपति है जिनका 2 लगातार कार्यकाल है? देखिए तो गौर से, कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए तो कोई है? तो क्या हम ये बात कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है? ये बात हम कह सकते हैं, हाँ या ना? अब आपके नोट में हम लिखा दिए हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए तो किसका सबसे छोटा कार्यकाल है, थोड़ा सा देख करके जोड़ घटाव करके बताइए तो।
देखिए थोड़ा सा, देखिए, देखे हो, देखिए जाकिर हुसैन का सबसे छोटा कार्यकाल है लगभग 2 बरस। क्या इससे ज्यादा सबका कार्यकाल नहीं है? तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ या ना? नीचे से लिखिएगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद भले ही राष्ट्रपति 1950 में बन गए हो, राजेंद्र प्रसाद भले ही राष्ट्रपति 1950 में बन गए हो, राजेंद्र प्रसाद भले ही राष्ट्रपति 1950 में बन गए हो, लेकिन वे निर्वाचित राष्ट्रपति 1952 में बने, लेकिन वे निर्वाचित राष्ट्रपति 1952 में बने। आगे, राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का रहा है। उसी में राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति है, राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति है जो लगातार दो बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। वहीं राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, उसी लाइन में, वहीं राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन का रहा है। चलिए अब देखिएगा, यहां पर चीजों को समझिएगा थोड़ा सा भाई जी लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा। जानते हैं निर्विरोध का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए कहा जाता कोई व्यक्ति निर्विरोध चुनाव जीत गया, इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? इसका मतलब यह होता है कि उसके विरोध में कोई भी खड़ा ही नहीं हो, उसके विरोध में कोई भी खड़ा। और आज तक भारतीय इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी, समझ गए? उसके विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था। और जानते हैं दूसरी बात, नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, पहली बार 1969 और दूसरी बार 1977। 1969 में बीबी गिरी नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया था और 1977 में उनके खिलाफ कोई खड़े नहीं हुआ। साथ ही साथ
नीलम संजीव रेड्डी जब दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे तो वे लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे। अगली बात यह है, राजेंद्र प्रसाद के अलावा, जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, राजेंद्र प्रसाद के अलावा नीलम संजीव रेड्डी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, 1 बार हारा, 1 बार निर्विरोध चुनाव जीत गए। क्या बात बोल रहे हैं, समझे? नीचे से लिखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, जो निर्विरोध चुने गए हैं, जो निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार लड़ा है। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार लड़ा है। साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार लड़ा है। और जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव सबसे कम मतांतर से, मत में अंतर से यही हारा है। मुश्किल से 1.5% मतांतर से, 1.5% मतांतर से हारा है। समझ गए? तो उसी में लिखिएगा, 2 बार लड़ा है, फुल स्टॉप उसी में। दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले, 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 दोनों बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले वे लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे। वे लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे। उसी में सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति चुनाव में हार, सबसे कम मतांतर से, सबसे कम मतांतर से, मत का अंतर, सबसे कम मतांतर से, सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति चुनाव में हार, सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति चुनाव में हार, राष्ट्रपति चुनाव में हार, राष्ट्रपति चुनाव में हार नीलम संजीव रेड्डी का हुआ है। 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 फुल स्टॉप। अब देखिएगा, ये जो जाकिर हुसैन है देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है, और ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति है, देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति है। और जानते हैं इस बार हो सकता है बीजेपी किसी महिला को राष्ट्रपति बनाए, ऐसा जो है अटकलें लगाई जा रही है कि जो है आपको जो बीजेपी है किसी महिला को राष्ट्रपति बना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दूसरी हो जाएगी महिला। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा। कट गया हो, देखिए हो ये कैसे कट गया हो। कल बोले थे रोशन को, बोला दिखवा देंगे, बिट्टू से क्लास पहुंच गया है, क्लास भी कटा है तो वो तो पहले का है, तो चलिए ना रहा होगा। देखिए ये कैसे लगता है, इसका तार छोड़ा दिया है, इन्वर्टर से तार छोड़ाया हुआ है इसका, क्या कट गया है? हैं? चल रहा है, हाँ ठीक है, ठीक, चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने हैं।
देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने हैं। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने हैं। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बने हैं। आ गई। देश की प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति, अगला पॉइंट, देश की प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है। चलिए अब देखिएगा, अब कुछ चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक चीज पूछा जाता है, देश को सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य कौन है? तो देश को सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु। तमिलनाडु ने देश को टोटल 3 राष्ट्रपति दिया है। कितना राष्ट्रपति? 3 राष्ट्रपति दिया है। तमिलनाडु से कौन कौन बिलोंग करते हैं? तो आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन के बाद एपीजे अब्दुल कलाम। तो देश को किस राज्य ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति दिया है? तमिलनाडु। जानते हैं इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे पूछता है, समझ गए, रेलवे पूछता है देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन दिया है, राष्ट्रपति कौन दिया है। तो प्रधानमंत्री पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति पूछेगा तो तमिलनाडु। तो नीचे से देश को सबसे ज्यादा 3 राष्ट्रपति, देश को सबसे ज्यादा 3 राष्ट्रपति तमिलनाडु राज्य ने दिया है। देश को सबसे ज्यादा 3 राष्ट्रपति तमिलनाडु राज्य ने दिया है। तमिलनाडु राज्य ने दिया है। 1 नंबर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2 नंबर में आर वेंकट रमन। 3 नंबर में आर वेंकट, 2 नंबर में आर वेंकट रमन। 3 नंबर में एपीजे अब्दुल कलाम। 3 नंबर में एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम है। एगो राजेंद्र बाबू, बस, उसके अलावा कोई नहीं, एकेगो। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। अब आइए तो याद कीजिए, तो आइए, बकाइए नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब हुआ है? 1900। राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब हुआ है? 1952 में। प्रथम राष्ट्रपति, सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद, सबसे कम समय तक। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम और एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य कितना? कौन कौन? देश का एकमात्र निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाला नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है ना, क्लियर है ये सब। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले कौन पद पर थे? लोकसभा के। इतना बात क्लियर? कोई डाउट? इससे आगे मर गया था पद पर। चलिए इससे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों का धन्यवाद। थोड़ा हमको निकलने दीजिएगा, तब आप लोग निकल जाइएगा।